बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ अदील महबूब, आई एम लेक्चरर ऑफ कंप्यूटर साइंस। आज की इस वीडियो में चैप्टर नंबर 2 का जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है ईमेल एंड इट्स बेनिफिट्स। ईमेल और उसके फ़वाइद। ईमेल के कौन से फ़वाइद हैं और ईमेल सर्विस होती क्या है। बेसिकली एक इंटरनेट की सर्विस है। ये क्या सर्विस है इंटरनेट की और इसके ज़रिए से हम क्या कुछ कर सकते हैं और इसके एडवांटेजेस क्या हैं, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, इसके ऊपर एक डिटेल से डिस्कशन होगी। तकरीबन 6 इसके एडवांटेजेस हम पढ़ेंगे और उसके बाद इंटरनेट का इंट्रोडक्शन करेंगे कि इंटरनेट क्या होता है। इंटरनेट की हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे और आपको आज के लेक्चर के बाद पता लगेगा कि इंटरनेट बना कैसे था। आप लोगों ने इंटरनेट इस्तेमाल किया है और आप रोज़ाना की बुनियाद पर करते भी हैं और ये लेक्चर आप सुन रहे हैं इंटरनेट की वजह से ही। तो इंटरनेट बना कैसे था, इसके ऊपर एक डिटेल डिस्कशन करेंगे विद डेट्स और विद ऑर्गेनाइजेशंस, और शुरू में जो नेटवर्क्स बने थे उनके नाम क्या थे, ये सारी चीज़ें हम आज के इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं लेक्चर की तरफ। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम पढ़ेंगे ईमेल और उसके बेनिफिट्स। उसके बाद हम इंटरनेट और उसकी हिस्ट्री पर भी बात करेंगे। याद रखिएगा कि ईमेल इंटरनेट की एक सर्विस है, इंटरनेट की एक सहूलत है, एक फैसिलिटी है इंटरनेट के यूज़र्स के लिए कि वो एक दूसरे के साथ रब्ता कर सकें और एक दूसरे को ईमेल्स यानी मैसेजेस वगैरह, फाइल्स वगैरह भेज सकें। डियर स्टूडेंट्स, इंटरनेट क्या होता है? बेसिकली इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ मिलियन और बिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स अराउंड द वर्ल्ड। इस पूरी दुनिया के जो कंप्यूटर्स हैं वो आपस में कनेक्टेड हैं। तो ये जो एक अरीना है, ये जो एक वर्ल्ड है, इसे हम कहेंगे इंटरनेट वर्ल्ड, यानी ये एक इंटरनेट है। एक दुनिया जो है वो इंटरनेट की दुनिया है क्योंकि इसमें सारे कंप्यूटर एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। अगर आपके पास फ़ोन है, अगर आपके पास लैपटॉप है, आपके पास इंटरनेट की सर्विस है, तो इंटरनेट के अंदर आप शामिल हैं। इंटरनेट के ऊपर आगे हमने बात करनी है, लेकिन चूंकि इंटरनेट की सहूलत है ईमेल असल में इंटरनेट की फैसिलिटी है। ईमेल हम तब यूज़ कर सकेंगे जब हम इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे होंगे, इसलिए मैंने इंटरनेट के बारे में आपको थोड़ा सा बताया। ईमेल स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल इलेक्ट्रॉनिक मेल है और इसके ज़रिए से हम पूरी दुनिया में भी किसी को भी ईमेल्स यानी मैसेजेस, जिसमें टेक्स्ट मैसेजेस आ सकते हैं, भेज सकते हैं। इसके अलावा हम डॉक्यूमेंट्स भी भेज सकते हैं, हम ऑडियो फाइल्स, वीडियो फाइल्स भी और इसके अलावा इमेज फाइल्स भी सेंड कर सकते हैं। ईमेल सर्विस प्रोवाइड करने वाली बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि इंटरनेट में मौजूद हैं। बहुत सारी स्पेशलाइज्ड वेबसाइट्स हैं जिनमें नंबर 1 पे हमारे पास जीमेल आता है, जो कि गूगल की तरफ से बनाई हुई ईमेल सर्विस है, दुनिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल भी होती है। इसके अलावा याहू भी है और हॉटमेल भी है। ये टॉप ईमेल सर्विसेज हैं और ये स्पेशलाइज्ड वेबसाइट्स हैं जो हमें ईमेल की सर्विस प्रोवाइड करती हैं। डियर स्टूडेंट्स, ईमेल आज के दौर में भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। आज के दौर में भी इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। उसकी वजह ये है कि जो फैसिलिटीज़ ईमेल हमें देता है वो बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स नहीं देते। इसके अंदर हम लार्ज साइज़ की फ़ाइल्स भी एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। और याद रखिएगा कि ईमेल को यूज़ करने के लिए हमारे पास इंटरनेट में जो इन्वायरमेंट बना होता है वो क्लाइंट सर्वर इन्वायरमेंट होता है। क्लाइंट सर्वर इन्वायरमेंट क्या होता है? आपको याद होगा कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में जब नेटवर्क का ओवरव्यू दिया उसमें मैंने बताया था कि नेटवर्क में अक्सर ऐसे होता है कि एक कंप्यूटर जो है वो मेन कंप्यूटर है जो कि अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, जिसे हम सर्वर कहते हैं, और बाकी उसके क्लाइंट्स हैं जो उसकी सर्विसेज को अवेल कर रहे हैं। तो इस नेटवर्क को, इस एनवायरनमेंट को हम कहेंगे क्लाइंट सर्वर इन्वायरमेंट। और ईमेल इस्तेमाल करने के लिए हमें ऐसा इन्वायरमेंट चाहिए क्योंकि जब हम किसी को ईमेल भेजेंगे तो हमारा जो सर्वर है पहले उसके पास जाएगा, सर्वर फिर आगे उस मुतलका एड्रेस के ऊपर यानी ईमेल एड्रेस के ऊपर हमारा ईमेल भेज देगा। जिस तरह से हमारे फ़ोन नंबर्स होते हैं और यूनिक फ़ोन नंबर्स होते हैं यानी स्पेशल होते हैं, हमारा जो फ़ोन नंबर है वैसा किसी और का नहीं होगा, यानी डुप्लीकेट फ़ोन नंबर्स नहीं होते। सेम टू सेम इसी तरह से ईमेल एड्रेस जो हैं वो भी यूनिक होते हैं जिनसे हम ईमेल की पहचान करते हैं कि किसको ईमेल भेजना है। वो बेसिकली एड्रेस होता है रिसीवर का जिसको हम ईमेल सेंड करते हैं। अब ईमेल के फ़वाइद क्या हैं, ईमेल के बेनिफिट्स क्या हैं, उनके ऊपर बात करते हैं हम। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले तो ईमेल जो है बड़ा फास्ट है, ये बहुत क्विक सर्विस है इंटरनेट की। ईमेल में सेंडर और रिसीवर का जो डिस्टेंस है वो मैटर ही नहीं करता।
सेंडर रिसीवर से जितनी मर्जी दूर बैठा हो या रिसीवर सेंडर से जितनी मर्जी दूर हो, अगर सेंडर दुनिया के एक कोने में मौजूद है और रिसीवर दुनिया के दूसरे कोने में मौजूद है, शर्त यह है कि दोनों इंटरनेट के साथ कनेक्टेड हैं, तो विद इन नो टाइम सेंडर से रिसीवर की तरफ ईमेल पहुंच जाएगा। विद इन नो टाइम, यानी को टाइम ही नहीं लगेगा। इतना शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम होगा जो कि कंसिडर ही नहीं हम कर सकते। लाइक नैनो सेकेंड्स के अंदर भी हमारा ईमेल चले जाता है। अगर बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा तो हो सकता है कि 1 सेकंड लगे, डिपेंडिंग ऑन द स्पीड ऑफ इंटरनेट। हमारे पास जो इंटरनेट की स्पीड है इस पर डिपेंड करता है। और याद रखिएगा कि अगर रिसीवर कंप्यूटर सेंडर कंप्यूटर के बिल्कुल करीब है या रिसीवर कंप्यूटर सेंडर कंप्यूटर से बहुत ज़्यादा दूर है, तो इन दोनों में इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम लगेगा। यानी डिस्टेंस मैटर नहीं करता। ऐसा नहीं है कि रिसीवर करीब है तो उसको जल्दी मैसेज चला जाएगा और जो रिसीवर दूर है उसको लेट जाएगा। नहीं, दोनों में इक्वल टाइम लगेगा क्योंकि इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है। सो ये पहला एडवांटेज था ईमेल का कि इसमें डिस्टेंस मैटर नहीं करता, इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है और ईमेल अपने डेस्टिनेशन पे, यानी डेस्टिनेशन कहते हैं रिसीवर कंप्यूटर को, ईमेल अपने डेस्टिनेशन पे विद इन नो टाइम पहुंच जाता है। उसके बाद नंबर 2 पे वो कहता है कि ये एक कॉस्ट अफेक्टिव वे है एक दूसरे के साथ रब्ता करने का। कॉस्ट अफेक्टिव से मुराद है कि ईमेल सर्विस जब हम यूज़ करते हैं तो इसमें हमारे कोई पैसे नहीं लगते, हमारा कोई भी ख़र्चा नहीं आता। ईमेल सर्विस जो है वो एक फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस है इंटरनेट की। वही इंटरनेट का बिल जो हम पे करते हैं, ये इंटरनेट का जो ख़र्चा हमें आता है, जो इंटरनेट की कॉस्ट है, हमने वही पे करनी है। ईमेल जो है उसकी एक्स्ट्रा कोई कॉस्ट नहीं होती। मोस्टली जो वेबसाइट्स हैं जो ईमेल सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट ईमेल बनाने की हमें सहूलत देती हैं कि हम अपना ईमेल अकाउंट वहाँ पर बना लें और वो ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। जिस तरह से हम व्हाट्सएप बनाते हैं, जिस तरह से हम फेसबुक बनाते हैं, फेसबुक अकाउंट हमने क्रिएट किया, व्हाट्सएप का अकाउंट क्रिएट किया, हमने इंस्टाग्राम का अकाउंट क्रिएट किया, सेम इसी तरह से ईमेल का अकाउंट जब हम क्रिएट करते हैं उसके भी कोई पैसे नहीं लगते। सो ये एक फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस है इंटरनेट की। हाँ, ऐसा होता है कि अगर हमें कुछ एक्स्ट्रा सर्विसेज चाहिए जो कि फ्री अकाउंट्स में वो नहीं प्रोवाइड करते, तो हम उनके लिए फिर पेड अकाउंट्स जो हैं वो बाय करते हैं। यानी अगर आपने बहुत लार्ज साइज़ की फ़ाइल सेंड करनी है जो कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ईमेल सर्विस में वो प्रोवाइड नहीं कर रहा उतना साइज़, तो फिर आपको पेड अकाउंट लेना पड़ेगा। लेकिन अमूमन ऐसा नहीं होता कि हम पेड अकाउंट लें। हम लोग चूँकि इंडिविजुअल्स हैं, हम सिविलियंस हैं, हमारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट वाला जो अकाउंट है उसमें पूरी हो जाती हैं, पेड अकाउंट में नहीं होती। हम पेड अकाउंट्स तक जाते ही नहीं हैं, हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ती। सो ये एक कॉस्ट इफेक्टिव मेथड है फॉर द कम्युनिकेशन ऑन द इंटरनेट। नंबर 3, अगर आपने ईमेल सेंड करना है किसी को और उस ईमेल में आपने डिफरेंट टाइप्स की फ़ाइल्स सेंड करनी है, तो सब फाइल्स को सेंड करने का जो वे है, जो मेथड है, वो सेम है। अगर एक शख्स ये सीख लेता है कि ईमेल कैसे सेंड करना है, तो वो हर तरह की फ़ाइल को सेंड कर सकेगा उसी सेम वे में। उसके लिए ऐसा नहीं है कि इमेज फाइल भेजनी है तो उसका मेथड और है, ऑडियो फाइल का मेथड और है, वीडियो फाइल का मेथड और है, टेक्स्ट मैसेज का मेथड और है। इस तरह नहीं है। यानी ये ऐसी सर्विस है इंटरनेट की, ऐसी सहूलत है कि अगर आपने किसी भी तरह की फ़ाइल भेजनी है तो तमाम फाइल्स का जो मेथड है, जो वे है, वो सेम है। आपको अलग अलग मेथड्स सीखने की, लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये भी इसका एडवांटेज है। नेक्स्ट एडवांटेज ये है कि ईमेल जो है जब किसी को रिसीव हो, रिसीवर कंप्यूटर को, तो वो डिस्टर्ब नहीं होता। अगर रिसीवर कंप्यूटर को जब ईमेल आता है तो वो किसी काम में बिजी है। जो रिसीवर है, जो रेसिपिएंट है, जो रिसीवर है, जो डेस्टिनेशन है, अगर वो किसी काम में बिजी है, वो कोई काम कर रहा है, तो ईमेल आने से, ईमेल के अराइवल से वो कभी भी डिस्टर्ब नहीं होता। जैसे हम लोग अगर मोबाइल यूज़ कर रहे हैं तो हमें कॉल आ जाए तो हम डिस्टर्ब होते हैं, हमें वो कॉल पिक करनी पड़ती है या फिर हम वेट करते हैं। तो इस तरह से ईमेल में नहीं होता। ईमेल जब आएगा तो वो मेल बॉक्स में सेव हो जाएगा हमारे उस सर्वर कंप्यूटर के ऊपर। जैसे मैंने पहले बताया कि ईमेल जब हम यूज़ करते हैं तो क्लाइंट सर्वर इन्वायरमेंट होता है। तो जो सर्वर है, हमारे अकाउंट की डिटेल्स उसके पास होती हैं, वो हमारे अकाउंट में उसको सेव कर देता है।
कल को जब हम अपना ईमेल अकाउंट ओपन करेंगे अपना ईमेल एड्रेस और पासवर्ड लगा के, तो हमारे इनबॉक्स में हमें वो मेल मिल जाएगा। यानी इससे इंटरप्शन नहीं आती रिसीवर की वर्किंग में। यानी रिसीवर कंप्यूटर वर्किंग में है तो एकदम से ईमेल आ गया तो वो इंटरप्ट नहीं होता, उसमें मदाखलत नहीं होती, वो अपना काम कर रहा होता, डिस्टर्ब नहीं होता। नेक्स्ट वो कहता है कि ईमेल जो है वो कभी भी एनोनिमस नहीं होता। एनोनिमस से मुराद है अननोन। कभी भी ऐसा नहीं होता कि किसी को ईमेल रिसीव हो और उसको पता ही ना हो कि ईमेल आया कहाँ से। हमेशा ईमेल जो है वो अपने साथ कैरी करता है एड्रेस ऑफ द ओरिजिनेटर। ईमेल ऑलवेज कैरी द एड्रेस ऑफ द ओरिजिनेटर। ईमेल अपने साथ हमेशा ओरिजिनेटर का एड्रेस लेके आता है। ओरिजिनेटर कौन है? जिसने ईमेल सेंड किया। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम किसी को मैसेज सेंड करते हैं तो हम क्या करते हैं कि हम उसमें मैसेज टाइप करते हैं और रिसीवर का फ़ोन नंबर लिखने के बाद, रिसीवर का फ़ोन नंबर एंटर करने के बाद हम मैसेज सेंड कर देते हैं। लेकिन जब हमारा मैसेज उसको रिसीव होता है तो ऊपर हमारा फ़ोन नंबर लिखा आ रहा होता है, हालांकि हमने अटैच नहीं किया अपना फ़ोन नंबर, हमने टाइप नहीं किया। सेम इसी तरह से जब कोई शख्स किसी को ईमेल सेंड करता है तो उसके साथ उसका अपना एड्रेस लाजमी अटैच होके जाता है ताकि रिसीवर को पता चले कि किसने ईमेल भेजा है। उसकी इमेज भी होगी वहाँ पर और उसका ईमेल एड्रेस भी होगा। और जाहिर सी बात है कि ईमेल एड्रेस में यूज़र नेम भी होता है, तो यूज़र नेम से पता चल जाएगा कि ईमेल किसने सेंड किया था। तो ये भी इसका बेनिफिट है। और याद रखिएगा कि अगर रिसीवर कंप्यूटर ऑफ है तो ऐसा नहीं है कि ईमेल आया लेकिन रिसीवर कंप्यूटर ऑफ था तो उसको रिसीव ही नहीं होगा, ऐसा नहीं है। बल्कि होता ये है कि मैंने जैसे पहले आपको बताया कि ईमेल अपने मेल बॉक्स में सेव हो जाएगा और जब भी ये शख्स उसको ओपन करेगा अपने अकाउंट को, ईमेल आईडी और पासवर्ड लगा के, तो इसको वहाँ पर मेल बॉक्स में ईमेल मिलेगा। तो कंप्यूटर ऑफ होने से भी कोई अफेक्ट नहीं होगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ईमेल जो है इसको रिसीव होगा ही होगा, ये इसके मेल बॉक्स में सेव हो जाएगा, सर्वर कंप्यूटर पे सेव हो जाएगा और ये जब चाहे उसको ओपन करके वहाँ से रीड आउट कर सकता है। कंप्यूटर ऑफ होने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये ईमेल के बेनिफिट्स थे, ये ईमेल के फ़वाइद थे, जिसकी वजह से ईमेल बहुत ज़्यादा पॉपुलर है आज भी। और भी बहुत सारी सोशल मीडिया की सर्विसेज हैं जिनके ज़रिए से मैसेजेस वगैरह, फाइल्स वगैरह भेज तो सकते हैं, लेकिन जो टूल्स हमें ईमेल प्रोवाइड करता है, जो साइज़ हमें ईमेल प्रोवाइड करता है फाइल्स को सेंड करने का, वो बाकी जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो प्रोवाइड नहीं करते। इस वजह से आज भी ईमेल के सर्विस को इस्तेमाल किया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, ये ईमेल वाला जो क्वेश्चन है ये एक लेंथी क्वेश्चन है, डिटेल क्वेश्चन है, लोगों के लिए आ सकता है। इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है वो है इंटरनेट। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमने ईमेल के अलावा इंटरनेट और उसकी जो बर्थ ऑफ इंटरनेट है यानी उसकी जो हिस्ट्री ये कह सकते हैं वो भी हमने डिस्कस करनी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इंटरनेट क्या होता है। स्टूडेंट्स, इंटरनेट के फुल फॉर्म आप नोट डाउन कर लें। इंटरनेट की फुल फॉर्म होती है इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स। इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स का ये मतलब है कि बहुत सारे नेटवर्क्स जब आपस में कनेक्ट हो जाएं तो इसे कहेंगे इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स, यानी एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हुए, एक दूसरे के साथ लिंक्ड किए गए नेटवर्क्स, इनको कहते हैं इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स। तो जब ये आपस में मिल गए तो एक बड़ा नेटवर्क बन गया जिसे कहते हैं इंटरनेट। आपको याद होगा मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि नेटवर्क की डिफरेंट टाइप्स हैं। जो सबसे छोटा नेटवर्क होता है उसे लैन कहते हैं, उससे बड़ा मैन और सबसे बड़ा वैन होता है। और वैन की एग्जांपल में मैंने आपको बताया था कि इंटरनेट इज़ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ वैन। याद रखिएगा कि छोटा नेटवर्क जो होता है वो लैन है, और जब बहुत सारे छोटे नेटवर्क्स मिल जाते हैं तो वो बढ़ जाता है, फिर वो मैन बनता है। फिर इसी तरह से मज़ीद नेटवर्क्स इसके अंदर कनेक्ट होते हैं, होते चले जाते हैं, तो नेटवर्क इतना फैल जाता है कि वर्ल्ड वाइड लेवल पर फैल जाता है। तो फिर उसको हम इंटरनेट का नाम देते हैं, यानी इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स। तो इसलिए इसको इंटरनेट कहते हैं क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे नेटवर्क्स हैं जो आपस में कनेक्टेड हैं। छोटे नेटवर्क्स भी हैं, बड़े नेटवर्क्स भी हैं, बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं जिसके साथ कनेक्टेड हैं। तो फिर इंटरनेट इस तरह से बनता है। सो बेसिकली इंटरनेट इज़ अ वंडरफुल एरिना। इंटरनेट इज़ अ ओशन ऑफ नॉलेज of books, magazine, articles, encyclopedia and other types of reference materials available on the internet. ये बेसिकली एक समुंदर है नॉलेज का, मालूमात का, एक नॉलेज का एक
समुंदर है जिसमें हमें बहुत सारी डिटेल्स मिलती हैं, दुनिया की हर तरह की इन्फॉर्मेशन हम हासिल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर कोई शख्स मुझे कोई बायोलॉजिकल टर्म के बारे में पूछे, हालांकि मैंने बायोलॉजी नहीं पढ़ी और ना मुझे इसके बारे में पता है उस टर्म के बारे में, लेकिन जब मैं अपनी पॉकेट से फ़ोन निकालूंगा और उस टर्म को सर्च करूंगा गूगल पे, क्योंकि गूगल बेसिकली इंटरनेट की सर्विस है, तो मुझे उस टर्म के बारे में ईच एंड एवरी डिटेल मिल जाएगी, वीडियोस की फॉर्म में, इमेज की फॉर्म में, टेक्स्ट, रिटन टेक्स्ट की फॉर्म में, ऑडियोज़ की फॉर्म में भी। और मुझे वहाँ पर जो है वो डिफरेंट रिसर्चर्स मिल जाएंगे और जो एक्सपर्ट्स हैं वो मिल जाएंगे, एक्सपर्ट्स ओपिनियंस भी मिल जाएंगे मुझे वहाँ पर। सो दिस इज़ द पावर ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट की पावर है कि हम किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन इंटरनेट के ऊपर सर्च कर सकते हैं। इसे कहते हैं इंटरनेट। इंटरनेट किस तरह से बना था? जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि इंटरनेट का मतलब है ह्यूज कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स, बिलियंस और बिलियंस ऑफ कंप्यूटर थ्रू आउट दिस वर्ल्ड। इस पूरी दुनिया के जितने कंप्यूटर्स हैं वो आपस में कनेक्टेड हुए तो नेटवर्क बना, या उससे को नाम दिया गया इंटरनेट का, यानी इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स का। लेकिन ये इंटरनेट बना कैसे था? ये पूरी दुनिया तक फैला किस तरह से था? इसकी जो बर्थ है, इसकी जो हिस्ट्री है, उसके ऊपर एक शॉर्ट सी डिस्कशन करते हैं जितनी बुक में मेंशन है। डियर स्टूडेंट्स, 1960s के लास्ट पे, यानी इन लेट 1960s, यूएस का एक डिपार्टमेंट है, यूनाइटेड स्टेट्स का एक डिपार्टमेंट है जिसका नाम है डार्पा। डार्पा एक डिफेंस का अदारा है, डिफेंस का डिपार्टमेंट है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, और इसकी फुल फॉर्म होती है डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। इन्होंने एक बहुत ही स्मॉल सा, शॉर्ट सा एक नेटवर्क बनाया चंद कंप्यूटर्स का, चंद कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कर दिया। और शुरू में वो जो कंप्यूटर्स थे वो रिसर्चर्स के थे, साइंटिस्ट्स के थे, यूनिवर्सिटीज़ की जो लैब्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ के में जो मौजूद रिसर्च सेंटर्स हैं, उनके कंप्यूटर्स थे और चंद कंप्यूटर्स थे। याद रखना, शुरू में जब कंप्यूटर बना था तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव था, और उसके जो एडवांटेजेस हैं, उसके जो बेनिफिट्स हैं, वो वाले नहीं थे जो आज हैं। और सिर्फ बिज़नेस के जो लोग हैं, जो कारोबारी लोग हैं, बड़ी बड़ी फर्म्स चलाने वाले लोग हैं, या गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो उस कंप्यूटर को अफोर्ड कर सकती थी, वही उसको यूज़ करते थे और सिर्फ उसे कैलकुलेशंस या इस तरह के काम करवाते थे। कंप्यूटर आज जिस हालत में हमारे पास मौजूद है, इस हालत में शुरू में नहीं था, या इसको बनाने का ये मकसद भी नहीं था। इंटरटेनमेंट और गेम्स इसके ऊपर हम खेलते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, इसका ये मकसद नहीं था। खैर, ये हमारा टॉपिक नहीं है, लेकिन बताने का मकसद सिर्फ इतना है कि शुरू में जब कंप्यूटर्स बने थे तो वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते थे, तो सिर्फ वही अदारे इसको अफोर्ड कर सकते थे जो गवर्नमेंट के अदारे हैं या जो प्राइवेट फर्म्स हैं और बहुत हाई लेवल के काम कर रही हैं, लाइक रिसर्च सेंटर्स हो गए, और इस तरह से जो यूनिवर्सिटीज़ हैं बड़े लेवल पर, उनके पास कंप्यूटर्स होते थे। तो चंद कंप्यूटर्स को कनेक्ट किया गया और उस नेटवर्क का नाम रखा गया, जो पहला नेटवर्क बना था, याद रखिएगा, उसका नाम रखा गया था आरपा नेट। आरपा का वर्ड डार्पा से उन्होंने निकाला है, यानी डी को एक्सक्लूड कर दिया, और आरपा नेट। आरपा स्टैंड्स फॉर एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, एंड नेट स्टैंड्स फॉर नेटवर्क, एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। आरपा नेट चंद कंप्यूटर्स का नेटवर्क था। इसमें जो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस हैं, रिसर्च सेंटर्स हैं, और यूनिवर्सिटीज़ में जो कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं, उनको आपस में राब्ते में लाया गया ताकि वो एक दूसरे के साथ मुशावरत कर सकें। इससे मज़ीद जो वो एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, इन्वेंशंस कर रहे हैं, उनमें उनको मदद मिलेगी, और वो एक दूसरे के साथ मशवरा करने के बाद ज़्यादा बेहतरीन अंदाज में काम कर सकेंगे। उसके बाद टाइम गुजरा और 1970s और 1980s में आरपानेट मज़ीद फैला, और इसमें मिलिट्री भी शामिल हो गई। इसके अंदर मज़ीद मिलिट्री के कंप्यूटर्स भी ऐड हो गए, नेटवर्क मज़ीद फैल गया। मज़ीद रिसर्च सेंटर्स और मज़ीद यूनिवर्सिटीज़ और जो कंपनीज़ थीं बड़ी बड़ी, उन्होंने भी अपने कंप्यूटर्स को इस नेटवर्क में शामिल करना शुरू कर दिया। नेटवर्क थोड़ा सा बढ़ गया। फिर 1989 में प्रीवियस नेटवर्क ख़त्म कर दिया, यानी आरपानेट का नाम उन्होंने ख़त्म कर दिया, क्योंकि नेटवर्क बढ़ चुका था, तो इसका नाम रख दिया नेशनल साइंस फाउंडेशंस नेटवर्क, NSF नेट। NSF बेसिकली नेशनल साइंस फाउंडेशन एक अदारा है जो कि इंटरनेट को उस टाइम पे फंड करता था, और आज इंटरनेट इतना कमर्शलाइज्ड हो चुका है, उसके बावजूद NSF इसको फंड करती है, इंटरनेट को।
तो 1989 में NSF नेट जो है वो वजूद में आ गया, जो कि बड़ा नेटवर्क बन चुका था। फिर उसके बाद 1-2 साल तक जो कंप्यूटर्स हैं वो आम सिविलियंस यानी हम लोगों की रेंज में आ गए। कंप्यूटर्स की कीमत कम हो गई, स्पीड फास्ट हो गई, साइज़ भी कम हो गया, हम लोगों की रेंज में आ गए। तो शुरू में जो कुछ अमीर लोग थे उन्होंने उसको ख़रीदना शुरू किया और वक्तन फ़वक्तन करते 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 कंप्यूटर जो है वो आम सादे लोगों ने भी ख़रीदना शुरू कर दिया और आज जो है वो हर किसी के पास मोबाइल फ़ोन यानी कंप्यूटर अवेलेबल है। तो जो कंप्यूटर था लोगों ने ख़रीदना शुरू कर दिए और उसके बाद उन्होंने भी अपने कंप्यूटर को नेटवर्क में ऐड करना शुरू कर दिया। 1990s के बाद से इंटरनेट जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ा, यानी नेटवर्क बहुत तेज़ी से बढ़ा, जिसका नाम इंटरनेट दे दिया गया। 1990s के बाद से नेटवर्क इतना तेज़ी से फैला, इतने कंप्यूटर्स इसके अंदर ऐड हो गए कि इसका नाम ख़त्म करके NSF नेट से नाम रख दिया गया इंटरनेट। इंटरनेट के अंदर चूँकि बहुत सारे छोटे छोटे नेटवर्क्स थे और ये फैलता गया थोड़ा थोड़ा करके वक्तन फ़वक्तन विद द पीरियड ऑफ टाइम, विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो उसके बाद से लेके अब तक इंटरनेट बढ़ता चला जा रहा है। इंटरनेट सोसाइटी या मॉनिटरिंग ऑर्गेनाइजेशन जो है, इनके मुताबिक आज इंटरनेट में तकरीबन 2 मिलियन नेटवर्क्स मौजूद हैं, 2 मिलियन नेटवर्क्स मौजूद हैं और तकरीबन 100 मिलियन कंप्यूटर्स मौजूद हैं नेटवर्क के अंदर। और ये बात बुक में मेंशन है और ये बुक चूँकि ओल्ड है तो इसके अंदर काफ़ी देर पहले की ये बात लिखी हुई है, लेकिन अब इसमें तादाद मज़ीद नेटवर्क्स की भी और कंप्यूटर्स की भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने देखा कि ईमेल क्या होता है, उसके बेनिफिट्स क्या हैं और आपको अंदाज़ा हो गया कि इंटरनेट की जो सर्विस है ईमेल, इसके कितने ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। और फिर आपने देखा कि इंटरनेट क्या होता है और इंटरनेट भी आपने देखा कि ये एक वंडरफुल और अमेजिंग अरीना है और ये एक ओशन है नॉलेज का, और इसमें हमने फिर इसकी बर्थ पढ़ी, इंटरनेट किस तरह से बना था, यानी इसकी हिस्ट्री हमने देखी। और आज के लेक्चर के बाद आपको पता चल गया कि इंटरनेट को किस तरह से बनाया गया था, यानी एकदम से इंटरनेट नहीं बना, यानी पूरी दुनिया के कंप्यूटर्स आपस में एकदम से कनेक्ट नहीं हुए, बल्कि थोड़ा थोड़ा करके ग्रेजुअली इंटरनेट जो है वो ग्रो हुआ। उम्मीद है कि आपको इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। आप इसको बुक से ज़रूर रीड कीजिएगा, आपको मज़ीद इसकी समझ आ जाएगी। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे भी इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।